मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ में फौजें मुल्क की सरहदों पर जमी रहती हैं और वो किसी तरह की दरअंदाजी को खदेड़ने के लिए हर वक्त चाको चौबंद भी हैं। जो आप अपने सामने देख रहे हैं, जोश, तेजी, सिधाई, तहजीब, ये हमारे सैनिक के लिए जो कि इस एरिया में डिप्लॉयड है, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके लिए प्रिंसिपल वैल्यूज कह सकते हैं आप, या फिर प्रिंसिपल एथोज हैं जो कि हमारे कोर कमांडर साहब के द्वारा दिए गए हैं सब सैनिकों के लिए। सबसे पहले जोश, जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसमें हमारे 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 प्रति सबसे ज्यादा उत्साह होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए किसी भी काम को पूरा करने के लिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर जोश है तो वो उस कार्य को आसानी से पूरा कर सकता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जमा देने वाली ठंड की परवाह किए बगैर हिंदुस्तानी अफवाज मुल्क की सलामती को यकीनी बनाना चाहती हैं। मैंने बताया कि हमें मेंटली तौर पे पहले फिट किया जाता है इस चीज के लिए कि हम लोग ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी है, तो उसके लिए हमें दूसरा इक्विपमेंट दिया जाता है। तो यानी कि इतना महसूस नहीं होता हमें कि हम सर्दी के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, बल्कि हमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग यहाँ पर देश की रक्षा कर रहे हैं। सर ठंड की क्या बात है, हम यहाँ पर ड्यूटी के लिए तैनात है अपनी, जब तक सतर्क है कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी यहाँ ठंड की क्या बात है सर, हमारे पास इतने अच्छे इक्विपमेंट है हमारे पास, तो हम देश की सेवा के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो सतर्क रहना पड़ता है आपको? बिल्कुल सतर्क रहते हैं, जब तक हम सतर्क है तभी तो हमारा देश सेफ है, इसलिए हम बॉर्डर पे सतर्क रहते हैं। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान पाकिस्तान की जानिब से कई बार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां की गई हैं। चुनांचे हिंदुस्तानी फौजों ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है और अब वो हर तरह के हालात का सामना करने को बिल्कुल तैयार हैं। ईटीवी न्यूज, श्रीनगर। मरकज और रियासती हुकूमतें अपनी तहवील में मौजूद तारीखी असासों को महफूज कर रखने के लिए करोड़ों रुपए सर्फ कर रही हैं। इसके लिए बाकायदा म्यूजियम कायम किए गए हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत ही नहीं निभा रही, बल्कि कुछ ऐसे भी मेहमान हैं जो बगैर किसी सरकारी माली इमदाद के जाती तौर पर तारीखी असासों को तहफुज देने में मसरूफ हैं। पेश है गाजीपुर से सैयद फरहान की एक खास रिपोर्ट। गाजीपुर जिला यूं तो कदीम व सलातीन दौर के लिहाज से खुद ही तारीख का एक अहम बाब है, लेकिन यहाँ के बाशिंदों को भी तारीख से काफी दिलचस्पी है। तारीखी असासों और मखतूतात को महफूज रखने की कोशिश गाजीपुर के बाशिंदे बगैर किसी सरकारी इमदाद के कर रहे हैं। इनमें एक नाम एहतशामुद्दीन सिद्दीकी का भी है। गाजीपुर जिले के बहराबाद कस्बे में कायम उनका जाती म्यूजियम दूर दराज से लोगों को अपनी जानिब राग़िब कर रहा है। यहाँ तारीखी असासों के अलावा मखतूतात का भी जखीरा मौजूद है। सियासी, समाजी और साबका उमरा और हुकाम के दौर में राज सिक्के, इन सब चीजों को होना इस बात का अंदाजा लगता है कि मानवीय एतबार से, गरचे जसामत और कदोकामत के एतबार से ये लाइब्रेरी बहुत मुख्तसर है, लेकिन फिक्री और मानवीय एतबार से और जो नुस्खे हैं उस एतबार से इसकी कीमत में जबरदस्त इजाफा है और कहा जाए कि बहुत ही अजीम और बड़ी लाइब्रेरी है। जरूरत इस बात ये है कि रियासती हुकूमत या मरकजी हुकूमत की सतह पर इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इसके दायरे को वसी करने के लिए मजीद इक़दाम किए जाने चाहिए। गुज़श्ता 25 सालों से अपनी कोशिश में मसरूफ एहतशामुद्दीन सिद्दीकी के मुताबिक तारीखी असासों की तलाश में खासा वक्त और पैसे सर्फ हुए हैं। मजहर मेमोरियल म्यूजियम में फिलवक्त 2400 से ज्यादा मखतूतात हैं। इनमें फारसी जबान में नहरुल फसाहत का असल दस्ती नुस्खा भी महफूज है। इस किताब को फसाहत व बलागत के मैदान में बेहद अहम तस्वुर किया जाता है। इसके अलावा कदीम दौर के सिक्के भी म्यूजियम की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। हमने एक पैगाम देना चाहा यहाँ के अवाम को और आने वाली नस्लों को कि वो अपने रवायत, अपने असलाफ, अपने ट्रेडिशन को बरकरार रखने के लिए उनके पास जो कुछ भी लवाजमात हैं किसी भी शक्ल में हैं, चाहे वो तस्वीरें हों, मखतूतात हों, सिक्के हों, वो यहाँ पर महफूज रख सकते हैं। एहतशाम सिद्दीकी म्यूजियम की निगरानी से लेकर सफाई तक वो खुद करते हैं। वो इस जुनून के पीछे काफी पैसे खर्च कर चुके हैं। इनके मुताबिक माली इमदाद हासिल करने के जो ज़ाब्ते सरकारी तौर पर तय हैं, इन पर अमल दरामद कम वसाइल वाले शख्स के लिए मुमकिन नहीं है। ईटीवी न्यूज, इलाहाबाद। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। वक्फ बोर्ड की इमलाक हो या दीगर मसाइल, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड का ना तो कोई चेयरमैन है, ना ही कोई बोर्ड नई बॉडी तश्कील हो पाई है।
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। असेंबली इंतखाबात के सबब अकलियती इदारों की बॉडी तहलील कर दी गई थी और अब जबकि नई हुकूमत वजूद में आ चुकी है, इसके बावजूद नई बॉडी की तश्कील नहीं हो पाई है। नई बॉडी की तश्कील न हो पाने के सबब किराएदारों को भी परेशानियों का सामना है। मुतल्लिका लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और चूंकि मामला वक्फ बोर्ड का है, इसलिए पुलिस भी इस मामले में मुदाखलत नहीं कर रही है। 2001 के अंदर मैंने ताहिर अहमद अंसारी साहब से ये दुकान 3,000 रुपए किराए पे ली, जो प्रेसिडेंट मूवमेंट के अंदर जो है 5,000 रुपए किराया मैं अदा कर रहा हूँ उन्हें। इसी बात को लेकर मेरा उनसे जो है दुकान खाली कराने के एतबार से विवाद चल रहा था। इसके लिए जो है मैं थाने कोतवाली जाकर आवेदन दिया, लेकिन वहाँ भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। इब्राहिमपुरे से हमने सोचा यहाँ से अब देखते हुए दुकान की तरफ देखते हुए चले। वहाँ देखा तो वहाँ ताले तोड़कर हमारे सामने वो अंदर घुस गए ये लोग, 40-50 लोग। और जैसे ही हमने कहा ये क्या हो रहा है, तो पीर जी की मस्जिद के सामने ही दुकान है, साजिद बाजिद परफ्यूमर्स की, वहीं हम खड़ा हो गए। देखा ताले टूटे पड़े। हमने किया ये क्या हो रहा है, धार हथियार थे उनके पास। हमने जैसे ही रोका तो हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ गए। तो हमारी झूमा झपटी हुई उनसे। तो हम जैसे ही फौरन भाई को बुलाने गए, फौरन भाई को बुला के लेके आए, तो उसके अंदर हमारा 12-15 लाख रुपए का माल था। और जैसे ही भाई को देखा तो उनसे भी झीना झपटी हुई, तो फौरन लोड करके उन्होंने भाग गए। जरूरत इस बात की है कि नई बॉडी की तश्कील के साथ चेयरमैन का भी इंतखाब किया जाए, जिससे औकाफ की मिल्कियत का बंदर बाट भी रुक सके। ईटीवी न्यूज भोपाल। खबरनामे में वक्त फिलहाल हमारे जाने का आदाब। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, दिलकश नाज़ो अंदाज के साथ मैं सुरती आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। नाज़रीन कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ जैसे हर बार अच्छे होते हैं, इस बार और भी ज्यादा अच्छे होंगे। नाज़रीन क्या आप जानते हैं कि ब्यूटी का ताल्लुक हमारे एटीट्यूड और हमारी सोच से होता है, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा एटीट्यूड अच्छा हो, क्योंकि आज के इस दौर में एटीट्यूड हमारी पर्सनैलिटी और हमारी अहमियत को काफी हद तक इफेक्ट करता है। नाज़रीन कभी कभार हमने देखा है कि कुछ लोग एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल होते हैं, जिसकी वजह से उनका एटीट्यूड बदल जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है, जो कि फिर लोगों को पसंद नहीं आता। इसलिए समझदार बनिए और अपना एटीट्यूड बेटर रखिए। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपके पास ये मैसेज पहुंच गया होगा कि हमें अपना एटीट्यूड कैसे रखना है। फिलहाल अच्छे एटीट्यूड को बनाए रखते हुए आइए आगाज करते हैं आज के एपिसोड का। नाज़रीन हमारी आज की ब्यूटी एक्सपर्ट है होम्योपैथिक डॉक्टर और डाइटिशियन डॉक्टर नवजोत कौर। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं आज प्रेगनेंसी के टाइम पर होने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करने के ढेर सारे टिप्स, यानी कि किस तरह से मेंटेन करें अपनी डाइट बिफोर प्रेगनेंसी और किस तरह से अपने आप को मेंटेन करें प्रेगनेंसी के बाद। डॉक्टर नवजोत सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। डॉक्टर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि प्रॉब्लम नहीं कहा जाएगा, इनफैक्ट ये कहा जाएगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें बहुत सारी चीजें नहीं मालूम होती। खुशी होती है इस बात की कि प्रेग्नेंट हो गए हैं, बट इस चीज की अवेयरनेस नहीं होती कि किस तरह के प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। तो उस केस में आप हमें बताइए कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं, या फिर डाइट में ऐसे बहुत से फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हमें लेना चाहिए, प्रोटीन विटामिन की जहां तक बात है, तो किस तरह की हमारी डाइट हो और किस तरह का हमारा वर्कआउट हो उस टाइम पर। देखिए सबसे पहले प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हर फीमेल कहती है अभी हम प्रेग्नेंट हो गए, अभी हम मोटे हो जाएंगे। ये तो एक जनरल टेंडेंसी है,
क्यों? क्योंकि हमारे बड़े भी ऐसे कहते हैं और हमारे दिमाग में भी होता है कि हमें 2 जनों के लिए खाना है, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। हमें अपना प्रॉपर डाइट मेंटेन करनी है, जो हम खा रहे हैं हम वही मेंटेन करना है, और हमें उसमें पता होना चाहिए कि हमें क्या अवॉइड करना है और हमें क्या खाना चाहिए जो हमारे लिए न्यूट्रिशियस हो, जो एक बैलेंस डाइट जिसको हम कहते हैं। प्रेगनेंसी में बैलेंस डाइट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिसमें हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, जो एक मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा और उसके साथ ही बच्चे को भी पूरा न्यूट्रिशन मिले। इन दोनों चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। सबसे बड़ी बात हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें बहुत ज्यादा कैलोरी इनटेक नहीं करनी चाहिए। जितनी हमारी बॉडी को नॉर्मल कैलोरीज चाहिए होती है उससे हमें जस्ट 300-400 कैलोरीज अप चाहिए होती है। दैट ऑल्सो 3rd ट्राइमेस्टर में। 1st ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, नौशिया, वॉमिटिंग जो भी होती है, उसके दौरान वैसे फूड इनटेक कम होती है, लेकिन उसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रॉपर खाएं। फिर 2nd ट्राइमेस्टर में हमें थोड़ी सी इंक्रीज डाइट लेनी चाहिए, जैसे आप बोल सकते हैं 200 कैलोरीज, जो हम रेगुलर डाइट लेते हैं उससे हमें 200 कैलोरीज इंक्रीज करनी चाहिए। और 3rd ट्राइमेस्टर में हमें 500 कैलोरीज अप लेना चाहिए। जैसे एक एवरेज वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है अबाउट 10 kgs, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इससे ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि अगर इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा तो उसको मेंटेन करना बहुत ईजी हो जाएगा। विद इन 3-4 मंथ्स डिलीवरी के बाद आप नॉर्मल आ सकते हो। इससे हटकर अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो वो कौन से फ्रूट्स हैं जो हम सबसे ज्यादा लें? फ्रूट्स हमें, जैसे ऑफकोर्स हम अगर वेट लॉस के तरीके से देखें कि हमारा एक्स्ट्रा वेट गेन ना हो, तो हम वेजिटेबल जो ले सकते हैं वो है पपाया ले सकते हैं, हम गोवा। पपाया भी हमें 1st ट्राइमेस्टर पे थोड़ा सा कम इंक्लूड करना चाहिए। 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर में हम पपाया, गोवा, पोमीग्रेनेट, एप्पल्स, वाटरमेलन ये सब लें। बनाना, मैंगोज वगैरह, ऑफकोर्स बनाना में फुल कैल्शियम होती है, लेकिन ये सब वेट गेन करने में फैटनिंग होती है। तो हम हो सके तो ये जिसमें जो फ्रूट्स में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जैसे कि बनानाज हो गए, मैंगोज हो गए, कीवीज हो गए, ये सब हमें मस्कमेलन में भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, तो ये सब फ्रूट्स हमें थोड़े से अवॉइड करने चाहिए अगर हम बहुत ज्यादा वेट कॉन्शियस रहना, हम स्लिम रहना चाहते हैं तो हमें, जैसे मैंने आपको बताया, एप्पल्स और पोमीग्रेनेट, गोवा, पपाया ये सब लेने चाहिए। सब्जियों में हमें ज्यादा आलू नहीं लेना चाहिए, अरबी, फिर अभी जैसे सर्दियां आएगी शलगम आएंगे, फिर हम कटहल लेते हैं। ये सब सब्जियों का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई होता है, तो हमें ये सब्जियां भी अवॉइड करनी चाहिए। बाकी जितनी सब्जियां होती हैं, गोभी, बंद गोभी, भिंडी, बैंगन, ये सब हम आराम से खा सकते हैं। इससे हमें न्यूट्रिशन भी मिलेगी और उसके साथ हमारा वेट भी मेंटेन रहेगा। खासकर पालक हो गई, मेथी हो गई, इनमें आयरन कंटेंट बहुत हाई होता है, फॉलिक एसिड कंटेंट भी इनमें हाई होता है, तो ये हमें प्रॉपर डाइट भी प्रोवाइड करेंगे और इससे हमारा वेट भी मेंटेन रहेगा। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि हमें सबसे ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेने चाहिए। नाज़रीन, फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे इसी से मुतालिक और भी बहुत कुछ। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ। इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे
सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी आज की डाइटिशियन, आज की डॉक्टर नवजोत कौर ने हमें बताया कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान किन किन खास चीजों का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपनी डाइट में कौन कौन सी वेजिटेबल्स और कौन कौन से फ्रूट्स शामिल करने चाहिए। आइए अब उनसे जानते हैं कि डिलीवरी के बाद हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा वेट ना बढ़े। डॉक्टर, ये बताइए, ये तो आपने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके स्टेप्स बताए बहुत अच्छे से। फिलहाल ये बताइए कि डिलीवरी के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि डे बाय डे जो खवातीन है वो मोटी होती जाती हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो पुरानी बनी हुई है कि हम डिलीवरी हो गई, पंजीरी खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, वो सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए बिकॉज एज सच उसका कोई बेनिफिट ज्यादा है नहीं और उससे वेट गेन ही होगा। सेकेंडली, जैसे अगर आपकी जैसे डिलीवरी हो गई है फीमेल्स की, तो काफी हद तक तो अगर उन्होंने जो मैंने टिप्स प्रेगनेंसी के दौरान बताई है, अगर वो काफी हद तक उनको फॉलो करे तो उनका वेट 10 to 12 kg से ज्यादा गेन नहीं होगा। तो उसमें बेबी का वेट 3 kg होता है, तो वो ऑलरेडी काफी हद तक डिलीवरी के टाइम पे ही कम हो जाता है। फिर जो एक्स्ट्रा 5 to 6 किलोज रह जाता है वो हम विद एक्सरसाइजेस। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन, हमें एक्सरसाइज कब शुरू करनी चाहिए? देखिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि एटलीस्ट 2-3 महीने तक कंप्लीट रेस्ट जरूर लिया जाए। उसके बाद हम लाइट एक्सरसाइजेस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, योगा, फिर लाइट वॉकिंग, इन सब से हम जैसे एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी का वेट, कोशिश कीजिए कि वो 1-2 मंथ्स तक हम लाइट एक्सरसाइजेस करें, जिससे वेट वो ऑलरेडी जो आपका है वो कम से कम मेंटेन रहे, उस लेवल से ऊपर ना जाए। बिकॉज अगर उस लेवल से ऊपर चला गया तो फिर हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उससे रिड्यूस करने। फिर जैसे 2 महीने तक आप लाइट एक्सरसाइजेस कर रहे हो, उसके बाद आप फिर थोड़े बहुत हैवी एक्सरसाइजेस पे भी जा सकते हो, या योगा ही आप डेली करें, या जो मैंने आपको पहले डाइट की टिप्स बताई हुई हैं आप उसके दौरान ही करें। जो मैंने आपको सब्जियां ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मना की हैं, जैसे कि आलू हो गए, ये कटहल हो गए, अरबी हो गई, ये सब्जियां आप अवॉइड करें लेने। तो फ्रूट जो मैंने आपको बताया है वो आप अवॉइड करें। नाश्ता वगैरह कर रहे हैं तो अब उसमें दलिया लें, ब्राउन ब्रेड सैंडविच इंक्लूड करें, स्प्राउट्स यूज करें, सीरियल्स इंक्लूड करें, बिकॉज ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा और इससे आपका वेट भी गेन नहीं होगा। राइस आप ज्यादा अवॉइड कीजिए। जंक फूड तो आप बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए, वो मेरे हर स्टेप में आपका रहेगा, जंक फूड शुड बी नो नो नो, क्योंकि वो हर किसी के लिए भी बेनिफिट नहीं है, वो सिर्फ आपकी बॉडी को नुकसान ही पहुंचा रहा है। जैसे आपने बताया कि हम अपनी डाइट में सर्टेन वेजिटेबल्स यूज करें, उसके अलावा फ्रूट्स लें, जो कि आपने हमें बताए। एनर्जी रीगेन करने के लिए और क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि आफ्टर 3 months हम एक्सरसाइजेस करें, तो वो 3 month का टाइम जो हमारे पास है, उस टाइम में एनर्जी लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एनर्जी लाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, आप जूसेस लीजिए, फ्रूट जूसेस वगैरह लीजिए, उससे आपको एनर्जी आएगी। आप बादाम खाइए, रात को भिगो के बादाम लीजिए। आयरन सप्लीमेंट्स और लीजिए, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लीजिए, ये सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है। एनर्जी आपको अगेन कहाँ से मिलेगी? एनर्जी आपको खाने से ही मिलेगी। आप मोर ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, मोर ऑफ कैल्शियम प्रोडक्ट्स लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया पालक हो गई, मेथी हो गई, बीटरूट हो गया है। बीटरूट में टू मच ऑफ हेमोग्लोबिन, टू मच ऑफ आयरन आपको बॉडी में मिलती है। और अगर आपकी बॉडी के सारे आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन लेवल्स सब नॉर्मल हैं,
तो आपको ऑटोमेटिकली एनर्जी आनी है। बिल्कुल। और इसके अलावा हम मिल्क प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, जिसमें बेसिकली हाई लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में। और ये तो हम सभी जानते हैं कि मिल्क प्रोडक्ट्स लेने से हमें फायदा ही होता है, कभी नुकसान नहीं होता। तो डॉक्टर, आज आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने बताया कि किस तरह से प्रेगनेंसी के दौरान हम अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं और उसके बाद भी, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आज हमने जानी। प्रेगनेंसी के दौरान हमें क्या करना चाहिए और डिलीवरी के बाद हमें अपनी डाइट में कौन कौन सी चीजें शामिल करनी चाहिए, हमारी एक्सरसाइजेस कैसी होनी चाहिए और कितने ड्यूरेशन के बाद हमें एक्सरसाइजेस करनी शुरू करनी चाहिए। नाज़रीन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि हमें इस बात का ख्याल हो कि हमें कौन सी वेजिटेबल्स लेनी है, कौन से फ्रूट्स लेने हैं और जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है। उम्मीद करती हूँ कि ये जो टिप्स आज हमने जाने प्रेगनेंसी के लिए, वो आप जरूर आजमाएंगे, अपनाएंगे और घर पर एक बहुत ही खूबसूरत से मेहमान को लेकर आएंगे। चलिए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं यामिनी के पास और करते हैं हर बार की तरह ढेर सारी शॉपिंग। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी दोस्त यामिनी और आप देख रहे हैं अदा, एक ऐसा शो जहां पर हम दिखाते हैं कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपने कभी नहीं की थी या फिर कुछ नयापन होना चाहिए, कुछ नया अंदाज होना चाहिए। और इसी अंदाज के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर हमारा ब्यूटी का सेगमेंट, यानी कि एक ऐसा सेगमेंट जहां पर हम अपने आप को और खूबसूरत बनाना चाहेंगे, अपने आप को और निखारना चाहेंगे। और इसीलिए मैं आई हूं आज हबीब्स में। हम मिलने वाले हैं अमजद हबीब से और हमारे साथ होने वाले हैं ऐसे कुछ लोग जो कि सेक्रीफाइस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करने आए हैं और जिनके लिए वाकई हम कह सकते हैं कि वो इस बात पर विश्वास रखते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। एंड आई थिंक हम लोगों को उनकी स्पिरिट को सपोर्ट करना चाहिए एंड वी शुड सल्यूट देम। आइए देखते हैं किस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और अपनी स्टाइलिंग भी बरकरार रख रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस वक्त हूँ हबीब्स में और यहाँ पर स्टाइलिंग और चैरिटी ऑलवेज गो इन हैंड। यहाँ पर ये प्रूव किया जा रहा है कि स्टाइल से भी चैरिटी हो सकती है और उसके लिए हमारे पास एक छोटी सी प्यारी सी एक हम कह सकते हैं एक बहुत क्यूट सी बच्ची है। आपका नाम? नव्या। आप क्यों आए हो यहाँ पर? बॉम्बे में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें जो लोग मरे थे, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आज बाल कटवाने आई हूँ। मैं हेयर कट करने के लिए आई हूँ क्योंकि इतने सारे कमांडोज ने हमारी जान बचाई है, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो ये जज्बा है हम हिंदुस्तानियों में। इवन ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं एंड दैट्स टू विद द परफेक्ट स्टाइल। सी, हर चीज के लिए हम कहते हैं कि एक अंदाज होना चाहिए और ये जज्बा जो है वाकई काबिल तारीफ है। यहाँ पर जो है इस छोटी सी बच्ची की हेयर कटिंग चल रही है, आप क्या करने वाले हैं? शी वॉन्ट ए वेरी गुड एंड न्यू एक्स्ट्रा स्टाइल, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा सा स्टाइल चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर स्पेशली एक हेयर कट के लिए नहीं आई हूँ। मेरा ये पर्पस है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। ओके, सो यहाँ पर देखिए, मैंने कहा ना कि स्टाइलिंग कम्स हैंड इन हैंड विद द चैरिटी है। तो यहाँ पर जो है स्टाइल भी दिया जा रहा है एंड ये छोटी सी बच्ची शी इज कॉन्शियस अबाउट हर स्टाइलिंग। तो मैं ये देखती हूँ कि आजकल बच्चों में भी स्टाइलिंग का इतना सेंस है, इतना जज्बा है। ये बच्ची भी जो है स्टाइल कराने आई है। इनके बालों में मैं आगे से ये चाहती हूँ थोड़ा छोटे बाल करूँ, लेकिन बहुत छोटे बच्चे होने के कारण मैं ज़्यादा छोटे नहीं करूँगी, ताकि कि स्कूल जाएंगे तो इनको प्रॉब्लम नहीं होगी। इनके बाल आगे से छोटा करके थोड़ा सा फेदर्स में डालेंगे, ताकि जब ये खोलेंगे बाल तो इनको लगेगा कि हमारा एक नया लुक है। जब स्कूल जाएंगे तो पोनी कर सकते हैं। वेल डेफिनेटली, जैसा इन्होंने कहा कि बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हम कहते हैं कि बच्चे जो है सिंपल ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे जो मांगते हैं वो मांगते हैं स्टाइल। इसीलिए जो है थोड़ा स्टाइल होना भी जरूरी है, लेकिन कुछ इस तरह का कट होना बहुत जरूरी है जो स्कूल में भी अप्रिशिएबल हो। तो इस तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं इनके आगे के जो बाल है उन्हें थोड़ा छोटा किया जा रहा है टू गिव अ स्टाइल।
बट इस तरह से उनके बाल काटे जा रहे हैं कि इफ शी डज अ पोनी, तो पोनी में जो है इनके बाल पूरे कवर अप हो सके। और स्कूल में भी जैसा इन्होंने कहा कि स्कूल में बच्चों को डांटना पड़े, तो आप देख सकते हैं कि इनके आगे के बाल जो है लेवल अप किए जा रहे हैं एंड वो कट चुके हैं। आई थिंक वन साइड इज डन। इसके अलावा पीछे से आप क्या देने वाले हैं? पीछे से कुछ ज़्यादा नहीं मैं करूँगी, थोड़ा सा मैं सिर्फ वन लेंथ में काटूंगी, क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा स्टाइल होगा तो फिर ये हैंडल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी तो मैं इनके बालों में स्टाइल दे दूँगी, लेकिन ये हैंडल भी करना चाहिए, इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अब जो ये मैंने आगे से इनका स्टाइल काटा है, ये साइड पार्टिंग के साथ अपने बालों को कोम करती हूँ, तो ये देखिए कितना अच्छा स्टाइल आता है। आई शुड कैन जस्ट अपने आप को खुद अप्रिशिएट करेंगे कि मैंने एक हेयर कट नहीं किया, मैंने एक स्टाइल लिया है जो कि बहुत ईजी है। और जैसे देखिए पोनी बनाने के लिए या बाल बांधेंगे तो इनको कोई भी महसूस नहीं करेगा कि इनके बाल कट गए। डेफिनेटली आजकल के बच्चे स्टाइल के लिए काफी ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि हमें इस तरह के बाल कटवाने हैं या उस तरह के, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ी सोबरनेस होनी भी बहुत जरूरी है। तो आप बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह से बाल कटवाने चाहिए, ये क्या बच्चों के लिए मतलब जो उनके लिए भी हेल्दियर रहे और मे बी जो उनकी सोबरनिटी है उसे बरकरार रखे? जैसे बच्चे स्टाइल तो चाहते हैं, एक्चुअली वो भी चाहते हैं कि हम कहीं जाएं, हम नए स्टाइल में आएँ, लेकिन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उनकी केयर। मॉर्निंग में सुबह उठ के उनकी चोटी करना, उनके बालों को कोम करना। इसलिए जब बच्चे छोटे होते हैं 2 से 4 साल तक के बच्चे, उनके बाल छोटे होने चाहिए कि अगर आप कुछ भी नहीं करें तो हाथ से भी आप करेंगे तो सेट हो जाते हैं, बच्चे अच्छे लगते हैं। थोड़े बड़े होंगे तो थोड़ा सा मतलब सिंपल है, कट वेरी जैजी कि स्टेप्स काट दिया या कुछ आगे से रोलर्स बना दिया, ऐसे नहीं होते। बहुत सिंपल और सोबर होते बच्चे हैंडल कर सके आराम से। नहीं तो फिर सुबह उठ के हमें 1 घंटा उनके बालों को लुक आफ्टर करना पड़ेगा, जो कि उनके बालों के लिए अच्छा नहीं है और एज वेल एज स्टडी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसीलिए उनके लिए बहुत सोबर अच्छा सा स्टाइल है। डेफिनेटली मैं भी बच्चों को यही प्रेफर करूंगी कि उनका जो स्टाइलिंग है वो सोबर रहे, और डेफिनेटली स्टाइल हर एक की जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, सो एज द चिल्ड्रन टू। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक स्टाइलिश से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप कहने जा रहे हैं क्योंकि ब्रेक के बाद कुछ और स्टाइल बाकी है। आज हम मिलेंगे नूर बानो से। नूर बानो ने पूरे कॉलेज में फर्स्ट आकर अपने फिरके का नाम रोशन किया है। नूर बानो, पहले तो बहुत बहुत मुबारक। आप हमें अपनी कामयाबी के बारे में बताइए। देखिए, मेहनत तो मैंने की, लेकिन इस बात का असली क्रेडिट जाता है वजारत बराए अक़लियती उमूर की मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन यानी MAEF को, क्योंकि इसी से हम जैसी अक़लियती फिरके की तालिबात को पढ़ाई के लिए वजीफा दिया गया। और MAEF के तहत ही तालीम के मैदान में काम कर रहे गैर सरकारी इदारों को इंस्टीट्यूट में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए माली ताउन दिया जा रहा है, जिससे हम स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए नई बिल्डिंग्स के साथ ढेरों बेहतर सहूलियात भी मिल रही हैं। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन हम अक़लियतों के लिए तालीमी नेमत है। तो देखा आपने, नूर बानो की मेहनत और सरकार के मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन ने तालीम के मैदान में कमाल कर दिखाया है। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन, मैं इस वक्त हूँ हबीब्स में और हमारे साथ है अमजद हबीब। यहाँ पर लोग एक कंट्रीब्यूशन देने आ रहे हैं आज। तो आपका मतलब आपने कैसे सोचा ये थीम कि आप इस तरह से 24 आवर्स रखेंगे और पीपल आर गोइंग टू कम ओवर हियर? आई थिंक जो मेन था बम ब्लास्ट के बाद जो मीडिया जो दिखा रही थी एंड जो पॉलिटिशियन के बयान आ रहे थे, उसमें ये था कि
हम हमेशा एक ब्लेम करते हैं, यू नो लाइक नेता ने ऐसा कर दिया, गवर्नमेंट ये कर रही है, या पुलिस वालों की ड्यूटी होती है, या आर्मी की ड्यूटी होती है। तो वो देखा कि मतलब कि क्या हमने कुछ किया आज तक? वी आर ब्लेमिंग पीपल बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द कंट्री। मैं यहाँ पर एक